दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10 का चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं, अब चैप्टर को शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ये सीखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देखते हैं या देख पाते हैं, और पारदर्शी वह माध्यम है जिसके एक साइड से दूसरे साइड प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। अपारदर्शी जिसमें एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश आ जा नहीं सकता है। तो दोस्तों इसी पर आधारित है ये चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है विचलन या मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना। और प्रकाश मुड़ता है कब? जब माध्यम चेंज होगा तब। माध्यम चेंज कैसे होता है दोस्तों? जब प्रकाश हवा में चल रही हो, कांच में चल रही हो या पानी में चल रही हो, कोई भी पारदर्शी माध्यम में। आप जानते हैं कि प्रकाश जब भी चलता है तो पारदर्शी माध्यम से होकर के ही गुजर सकता है। अपारदर्शी माध्यम से होकर के प्रकाश नहीं जा सकती है क्योंकि वो उसके मार्ग को रोक लेता है, और प्रकाश कभी मुड़ करके फिर ऐसा नहीं है कि वो अपारदर्शी माध्यम बीच में आ गया तो प्रकाश फिर वहां पर से मुड़ जाए और मुड़ करके फिर चला जाए, तो ऐसा नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम को ही पार कर सकती है। तो अगर माध्यम चेंज हो जाए, माध्यम चेंज होने का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो और दूसरा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, तो ऐसे माध्यमों के चेंज होने पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाती है, भटक जाती है। जिस पथ पर वो चल रही है वो सीधे न चल करके वहां से उसका थोड़ा सा विचलन हो जाता है, और यही क्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। कोई आपसे पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वहां पर प्रकाश का, जहां पर से माध्यम चेंज होता है वहीं से प्रकाश का विचलन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? तो दोस्तों माध्यम जब भी चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की चाल घटती बढ़ती है। अब देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको कहते हैं सघन माध्यम। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है, जाती है, तब वहां पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल तेज हो जाती है या प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। इस प्रोसेस के कारण प्रकाश अपने पथ से भटक जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, और यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक पिक्चर के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि इधर हवा है, हवा या निर्वात, दोनों में प्रकाश की चाल, पहले आप समझिए, ये हवा जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है निर्वात में या हवा में, दोनों में एक ही, निर्वात में या हवा में। देखिए सूरज से प्रकाश तो निर्वात में, देखिए ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अंतरिक्ष से कोई भी ध्वनि अंतरिक्ष पर, जैसे चंद्रमा पर या कोई भी अंतरिक्ष में जब व्यक्ति जाता है, अंतरिक्ष यात्री जाता है, तो वो दोनों भी आपस में एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। प्रकाश चाहे निर्वात हो चाहे हवा हो, कोई भी माध्यम, प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। तो निर्वात से प्रकाश, निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेती है, एक सेकंड में, हवा में या निर्वात में। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि वहीं अगर पानी है तो पानी में प्रकाश का चाल, देखिए पानी जो है हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है, पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाती है, और ये कितना हो जाता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में प्रकाश जो है 2,25,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है एक सेकंड में। कांच में जब प्रकाश को चलाया जाए, चूंकि कांच भी पारदर्शी माध्यम है, हवा पारदर्शी माध्यम, पानी पारदर्शी माध्यम,
कांच भी पारदर्शी माध्यम, किरासन तेल भी पारदर्शी माध्यम। तो जो भी पारदर्शी माध्यम है उसमें प्रकाश चलेगा, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ा धीमी या तेज हो जाएगी। तो कांच चूंकि पानी से भी सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल कितनी, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश चलेगा 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मान लेते हैं कि ये हवा है और नीचे कांच है, तो जैसे ही हवा से कांच में ये प्रकाश प्रवेश करती है, तब यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये माध्यम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां तक हवा है और हवा में प्रकाश चल करके आया कैसे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, और जैसे ही यहां पर कांच में प्रवेश किया तो कांच में प्रकाश की चाल तो धीमी हो जाती है। अब खुद ही देखिए कि जब खाली मैदान हो और हम लोग को दौड़ने के लिए दे दिया जाए तो खूब तेजी में एकदम स्पीड में दौड़ लेते हैं, लेकिन जहां भीड़ भाड़ हो, बाजार हो, और वहां पर दौड़ते हैं तो कभी इधर से मुड़ के, कभी इधर से मुड़ के, कभी इधर से, ऐसे करके, यानी हमारी स्पीड थोड़ा धीमी हो जाती है। तब यहां पर उसी तरह से ये हवा से जब प्रकाश कांच में आता है तो कांच में आने पर यहां से इसकी स्पीड जब धीमी हो जाती है, इसकी चाल धीमी हो जाती है, तब प्रकाश मुड़ जाता है और ये इस तरह से ऐसे मुड़ता है। तो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन, एक हम कल्पना करते हैं अभिलंब जो इस पर खड़ा होता है, एक खड़ी रेखा जिसको हम अभिलंब कहते हैं, और इसी से तुलना किया जाता है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो प्रकाश जब, देखिए अभी हम बता रहे थे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, ठीक ना, विरल मतलब खाली, और ये होता है सघन यानी डेंसर, रेयरर हो गया और डेंसर हो गया, सघन माध्यम। विरल से सघन में आने पर प्रकाश का क्या होता है, मुड़ाव किधर की ओर, विचलन किधर की ओर होता है, तो अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है और प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन उल्टी दूसरी परिस्थिति में अगर प्रकाश कांच से हवा में आए तब वो किस प्रकार से मुड़ेगा, मान लेते हैं कि ये कांच है या पानी है और इधर हवा है, तो इधर से अगर पहले एक अभिलंब, ये अभिलंब हो गया हमारा, और यहां पर ये प्रकाश आया, तो प्रकाश पहले देखिए माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 और माध्यम 2 दूसरा माध्यम, यहां भी माध्यम ये 1 हुआ, माध्यम दूसरा हो गया। माध्यम चेंज होने पर ही अपवर्तन होगा, और माध्यम चेंज अगर नहीं हो तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर ही गमन करते रहेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रकाश कांच से जब हवा में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे ही कांच से हवा में ये प्रवेश करेगा प्रकाश, तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, स्पीड हो जाएगी, और प्रकाश भागना शुरू कर देगा तेजी में। जब भागना शुरू करेगा तब ये क्या होगा कि ये अभिलंब जो है, अभिलंब से दूर, अभिलंब को छोड़ करके एकदम निकलने लगेगा इधर ऐसे तेजी में। तो यहां पर हम कहेंगे कि अभिलंब से दूर, और इसमें क्या कहेंगे, अभिलंब की ओर, ठीक ना, अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन अभी तक आपका यहां सोल्व हो गया कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो उसका विचलन किधर की ओर होता है, अपवर्तन किधर की ओर होता है, तो वहां पर बोलना है अभिलंब की ओर। और दूसरी स्थिति में प्रकाश जब सघन माध्यम से, ये हो गया क्या, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि अभिलंब से दूर की ओर होता है। क्लियर, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विचलन और प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा हम इसमें और कौन कौन से पद हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन में ये सारे जो टर्म आते हैं, ये सारे शब्द आते हैं, ये किसे कहते हैं, तब हम आपको एक डायग्राम के द्वारा इसको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर से 2 माध्यम हैं, जैसे पहला माध्यम ऊपर और दूसरा माध्यम नीचे, यहाँ पर से माध्यम जो है चेंज हो रहे हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो मान लो कि पहला माध्यम है विरल और दूसरा माध्यम है सघन, यानी कि जैसे हवा से प्रकाश कांच की ओर मुड़ रही है, तो हम यहाँ पर एक जो 90 डिग्री वाला रेखा लेते हैं उसको अभिलंब कहा जाता है सबसे पहला नंबर में।
कि दो माध्यमों को चेंज करने वाली सतह के ऊपर किसी भी बिंदु पर जब एक लंब रेखा खींचा जाए तब उसे अभिलंब कहा जाता है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह ये है, नीचे यहां पर ये दूसरा माध्यम है, ठीक। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह ये हो गया, और इस सतह के ऊपर किसी भी बिंदु, चाहे यहां 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 कहीं पर ले लीजिए, तो उस सतह के किसी भी बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है, ठीक। अभिलंब तो आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा है आपतित किरण। अब मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण इधर से चल करके आ रही है और यहां पर टकराती है इसकी सतह पर, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर कोई भी रेखा आ करके टकराती है, तो वो आने वाली रेखा को हम आपतित किरण कहते हैं। मान लेते हैं इस रेखा का नाम है PQ, तो ये आपतित किरण आपका हो गया कौन, PQ हो जाएगा ये हमारा आपतित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण के बारे में क्या कहेंगे हम, कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो हम ये बताएंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली रेखा को या आने वाली रेखा को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर आपतित किरण के बाद दूसरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब वो जो आपतित किरण आ रही है चल करके और सतह पर जो पड़ रही है, सतह के जिस बिंदु, सतह तो बहुत बड़ा है, तो सतह के जिस बिंदु पर वो रेखा टकरा रही है, वो किरण टकरा रही है, तो वहां पर उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु यहां पर कौन है, Q है, क्योंकि इस सतह के Q बिंदु पर मान लो कि यहां पर सब अलग अलग बहुत सारा बिंदु है, इधर A बिंदु है, इधर C बिंदु है, B बिंदु है, D बिंदु, बहुत सारा बिंदु, लेकिन जिस बिंदु पर ये टकराए उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे, आपतित रेखा जहां पर पड़ती है। अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण, यहां पर हम इसका नाम भी लिख दें, आपतित किरण। आपतित किरण, अब अभी हम आप लोग को बताएं कि जब माध्यम चेंज होता है तो ये किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। मुड़ने पर या अगर विरल है और ये सघन है तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ेगा, इधर की ओर इसके नजदीक मुड़ेगा। तो ये मुड़ करके जो निकला अपवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण माध्यम 2 में जो प्रवेश करता है और अपने पथ से जो मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद जो निकलती है, इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक ना। यानी अपवर्तन के बाद जो किरण प्राप्त हुआ वो अपवर्तित किरण कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया PQR, यहां पर इसका नाम हम R दे देते हैं, तो QR को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपवर्तित किरण, QR, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण आपतित किरण से बना हुआ कोण और अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण से बना हुआ कोण। तो कोण ये बनाएगा कहां पर, अभिलंब के साथ। जब भी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कोण जो बनते हैं वो अभिलंब के साथ बनते हैं। तो आपतित किरण ये अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बनाए उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसको I से सूचित किया जाता है। आपतन कोण कौन हो गया, I। यहां पर इसका नाम अगर यहां M और N लिख दें तो एंगल का नाम हो जाएगा PQM। PQM जो है वो है आपतन कोण। और अपवर्तन कोण कौन हो जाएगा, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसमें दर्पण जैसा नहीं कि ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसमें अलग रूल होता है। आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण इसमें नहीं होता है। तो आप लोग को इतना टर्म तो समझ में आ गया होगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, और उससे निकलने वाली किरण मुड़ने के बाद निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर वो आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु। अभिलंब, लंबवत खींची गई किरण को या रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बना हुआ कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बना हुआ कोण। ये इतने टर्म के बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। अब मान लेते हैं कि ये जो माध्यम 2 है ये इस तरह का एक सिल्ली है, कांच की सिल्ली हो, तो हवा से इस तरह से चलने वाली आपतित किरण ऐसे,
और यहाँ पर ये क्या होता है कि माध्यम चेंज होता है। यहाँ पर माध्यम चेंज होने पर ये विरल से सघन की ओर जब प्रवेश कर रहा है प्रकाश की किरण, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि इसका पथ इधर था जाने के लिए, लेकिन ये मुड़ गया, और मुड़ने के बाद जहां पर ये निकलता है बाहर, वहां पर फिर ये अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगा इस तरह से। तो इसका जो पूर्व पथ था, पहले वाले पथ, और यहाँ पर जो ये अभी प्राप्त हुआ, ये थोड़ा सा दोनों के बीच क्या होता है, एक अंतर बन जाता है, गैप बन जाता है। यानी ये किरण जो है अगर ये सीधी निकल जाती तो इस तरह से निकलती, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका दो बार अपवर्तन हुआ। एक बार माध्यम यहां पर चेंज हुआ, पहला विरल से सघन की, तो जहां पर यह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और फिर निकलते समय यहां पर ये सघन से विरल की ओर, तब यहां पर फिर अभिलंब से ये दूर की ओर मुड़ती है। दिशा वही, लेकिन पथ से क्या होता है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, और इस विस्थापन को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा खिसक जाती है, अलग हो जाती है। और एक चीज और, जब माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की तिरछी किरण प्रवेश करती है, तभी उसका विचलन होगा, तभी उसका अपवर्तन होगा। ये बात हम लोग दर्पण में भी पढ़ चुके हैं कि दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो किरण होती है, उसका परावर्तन उसी पथ पर हो जाता है, अर्थात वो लौट जाती है उसी पथ पर, अलग आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाती हुई दूसरी दिशा में अलग नहीं उसका प्रवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर दो माध्यम है, तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में अगर ये प्रकाश की कोई किरण प्रवेश कर रही है और ये एंगल 90 डिग्री का है लंबवत, तो इसका मार्ग सीधे के सीधे उसी पथ पर ये निकल जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की तिरछी किरण का ही अपवर्तन होता है, लंबवत किरण का अपवर्तन नहीं होता है। लंबवत किरण उसी पथ पर निकल जाएगी। देखिए, अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक कुछ और होता है, कांच का अपवर्तनांक कुछ और होता है, हवा का अपवर्तनांक कुछ और होता है। अपवर्तनांक हम निकालते कैसे हैं? तो अपवर्तनांक जो है ये तुलना किया जाता है शून्य में प्रकाश की चाल से। तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में अपवर्तनांक की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल कितनी? अब मान लेते हैं हम पानी में निकालते हैं या कांच में निकालते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल अभी आपको हम बताएं। मान लो कि यहां पर हम निकाल रहे हैं कि कांच का अपवर्तनांक बराबर, तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहला नंबर में ऊपर हम लिखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल कितना? हाँ बिल्कुल ठीक, आपने सही बताया, शून्य में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल, जिसे उस माध्यम में अपवर्तनांक नहीं, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम का मतलब यहां माध्यम क्या है? कांच है, कांच का हम निकाल रहे हैं अपवर्तनांक। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी? नहीं, हाँ, शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में 2 होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यहां ये कट जाएगा, बचा कितना? 3/2, पॉइंट में 1.5, यानी कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा। तो इसी तरह से पानी का अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं, केरोसिन का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, हीरे का अपवर्तनांक, यानी अलग अलग जितने भी पारदर्शी पदार्थ हैं उन सभी का अपवर्तनांक हम शून्य में प्रकाश की चाल के आधार पर से इससे हम कंपेयर करके, इससे अनुपात ज्ञात करके हम निकाल सकते हैं इस तरह से। अब हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग माध्यमों में हर एक माध्यम पर प्रकाश का चाल कितना होता है, वो आप देखिए। भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए
का अपवर्तनांक 1.33, हवा का अपवर्तनांक बिल्कुल न के बराबर है 1.0003, तो लगभग इसको 1 माना जा सकता है। हवा का अपवर्तनांक 1, पानी का 1.33, तो पानी का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा, पानी से ज़्यादा फिर केरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का 1.50, पिघला क्वार्ट्ज 1.46, बर्फ का 1.31, क्राउन कांच का 1.48 से लेकर के 1.61 तक, फ्लिंट कांच का 1.53 से लेकर के 1.96 तक, कनाडा बाल्सम का 1.53 तक, मानिक का 1.71 तक, नीलम का 1.77, सेंधा नमक का 1.54, हीरा का 2.42। तो ये रहे अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांक। अब देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, मान लेते हैं कि वायु और पानी, हम ये दोनों को ले रहे हैं, तो वायु से पानी का अपवर्तनांक अधिक है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे की अपेक्षा अधिक है वह पहले माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम कहलाता है। यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम हो वो विरल और जिसका अपवर्तनांक अधिक हो वो सघन। लेकिन विरल और सघन कहने का ये मतलब नहीं कि जो माध्यम सघन है उसका घनत्व भी अधिक हो विरल माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए कि पानी और बर्फ को हम यहां पर ले लेते हैं, तो पानी के अपवर्तनांक से बर्फ का अपवर्तनांक अधिक है, तब क्या हुआ कि ये विरल माध्यम और बर्फ जो हो गया वो सघन माध्यम। लेकिन जहां तक घनत्व की बात देखा जाए तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, अर्थात बर्फ का घनत्व कम है पानी की अपेक्षा, पानी का घनत्व अधिक है। तो घनत्व का कोई लेना देना नहीं है अपवर्तनांक से। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वो विरल कम वाले से सघन कहलाएगा और कम वाला अधिक वाले से विरल कहलाता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हम यहाँ पर हीरा का देख रहे हैं, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो इसलिए हीरे के अंदर प्रकाश का बहुत अधिक अपवर्तन होता है, बहुत अधिक विचलन होता है, इसलिए हीरा बहुत चमकीला होता है, हीरा बहुत चमकता है। और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, इसलिए हवा में प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, बहुत कम विचलन होता है। ठीक, तो इसके बाद एक और चीज है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक का मतलब आप किसी की अपेक्षा, किसी से तुलना करना, अर्थात हम किसी की अपेक्षा किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो आपेक्षिक अपवर्तनांक अगर निकाल रहे हैं तो ये दो माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात को कहते हैं। मान लीजिए कि हम वायु और पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, वायु की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक है ना, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 करके हम किसी की अपेक्षा किसी दूसरे का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, उन दोनों के अनुपात को निकाल करके यानी बटा करके। वायु की अपेक्षा बेंजीन का अपवर्तनांक, तो अपेक्षा मतलब वही, उसका अनुपात निकाल लेना, बटा कर लेना। माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये हो गया माध्यम 1 की अपेक्षा दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक, 1 और 2 कहने का मतलब हो गया कि माध्यम 1 की अपेक्षा हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, और 2 और 1 कहने का मतलब हो गया कि माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो इसमें जितने भी पदार्थों के या माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हुए हैं उन माध्यमों में किसी दो माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना करना वो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, और ये हम उसकी अनुपातिक राशि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं समझ रहा हूं कि आज का क्लास बहुत अधिक नहीं, आज आप इतना ही याद करें और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो प्रकाश का अपवर्तन है और अपवर्तन से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि मैं अगले वीडियो में इसके आगे प्रकाश का अपवर्तन और इससे संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।